अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अताउर रहमान और आप देख रहे हैं अता बुखारी यूट्यूब चैनल। तारीख़ पर मेरी किताब अज़मत रफ्ता और उसका जो हिस्सा दोम है, इस्लाम के नाम पर फ़िरका वारियत की इब्तदा कब और कैसे हुई, ये उसका टाइटल है। और उसके अंदर हमने डिफरेंट किस्म के जो टॉपिक दिए हैं, तो उनमें से एक जो टॉपिक है वो है बेसिक हिस्टोरियन और उनका इंट्रोडक्शन। तो इस सिलसिले में हम वीडियोस कर रहे हैं। आज हम मर्रख मसूदी पर बात करेंगे। ये बहुत मशहूर मर्रख हैं और तबरी के बाद ये बड़े ही नामवर मर्रख हैं और इनकी जो हिस्ट्री है वो भी काफ़ी मरूजुल ज़हब के नाम से काफ़ी मशहूर है। तो आज हम इसके ऊपर वीडियो करेंगे। तो इस तरह बेसिक हिस्टोरियन जो हैं आपके सामने आ जाएंगे, आपके सामने पूरी ये क्लैरिटी के साथ ये चीज़ें आ जाएंगी कि ये हिस्ट्री की फार्मेशन कैसे हुई, इसकी फार्मेशन करने वाले कौन थे, उनके अकायद मसालिक क्या थे, कहाँ के रहने वाले थे, किस दौर में ये चीज़ें हुई। तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने बिल्कुल अनबाइस होकर रख रहे हैं। तो ये मर्रख मसूदी जो है 896 ईस्वी में बगदाद में इनकी पैदाइश हुई थी। यानी ये यूँ कह लें कि 9वीं सदी ईस्वी और 10वीं सदी ईस्वी के हैं, क्योंकि 956 ईस्वी में फिर इनकी वफ़ात हुई। यानी 10वीं सदी ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई। कहाँ पे? ये फुस्तात मिस्र में, इजिप्ट में इनकी फिर वफ़ात हुई। ये फिर बगदाद के बाद ये मिस्र चले गए थे, वहाँ पर इनकी डेथ हुई थी। इनकी जो किताब है हिस्ट्री के ऊपर वो है मरूजुल ज़हब व मादिन अल जौहर। ये पूरा नाम है, आम तौर पर मरूजुल ज़हब कहते हैं, लेकिन पूरा नाम है मरूजुल ज़हब व मादिन अल जौहर। तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं द मीडूज़ ऑफ गोल्ड एंड माइन्स ऑफ जेम्स। तो ये इनकी किताब है हिस्ट्री के ऊपर, बड़ी ही मशहूर किताब है। तो हम इनके मुतालिक जानते हैं कि इनका पूरा नाम जो है वो है अली बिन हुसैन बिन अली अल मसूदी। बगदाद के मशहूर मर्रख और जोग्राफिया दान और स्याह टूरिस्ट थे। तो शिया मसलक से इनका ताल्लुक़ था। तकरीबन 37 किताबों के ये मुसन्निफ़ थे। 37 बुक्स उन्होंने लिखी थी। तमाम लिटरेचर उन्होंने अरबी ज़ुबान में लिखा था। मसूदी ने कई ममालिक की सियाहत की बतौर जोग्राफिया दान और सयाह यानी टूरिस्ट। उन्होंने अपने दौर यानी 10वीं सदी ईस्वी की तहजीब व तमद्दुन का नक्शा बड़े ही दिलकश अंदाज से खींचा। यानी ये टूरिस्ट बहुत अच्छे थे और ये जोग्राफिया दान थे, जोग्राफिया के ऊपर उन्हें बड़ी अबूर हासिल था। तो इस लिहाज से ये इनकी बड़ी क्वालिटी थी कि जो भी उन्होंने मकामात की सियाहत की, बड़ा ही अट्रैक्टिवली उनका वो नक्शा उन्होंने बड़े दिलकश अंदाज से खींचा। तो लेकिन अपने मसलकी नज़रियात और अकायद के ज़ेर असर मजहबी तारीख़ को बयान करते हुए उन्होंने निहायत मुबालगा मेज़ी से काम लिया। उनकी हिस्ट्री एग्ज़ैगरेशन से भरी पड़ी है, बहुत ही मुबालगा मेज़ी है, किज़ब बयानी भी बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ें, ये उनकी शख्सियत के पहलू हैं जो हम आपके सामने रख रहे हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छे टूरिस्ट थे, बहुत अच्छे जोग्राफिया दान थे, लेकिन मज़हब डेफिनेटली ऐसी चीज़ होती है जिसमें इंसान जज्बात से काम लेता है, हक़ाइक़ से अवॉइड करता है। तो मज़हब के अंदर होते ही जज्बात हैं, तो जज्बाती नुक्ता नज़र से इंसान सोचता है। इसलिए फिर इनके ऊपर ये जो मजहबी जज्बात थे गालिब थे, तो इसलिए जो हिस्ट्री उन्होंने लिखी वो फिर उसके अंदर मजहबी अंसर बहुत ज़्यादा गालिब था। इस वजह से उसके अंदर एग्ज़ैगरेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ जो है इनकी हिस्ट्री का बुनियादी अंसर आपके सामने रहे। अब्बासी अहद में इराक़ पर पर्शियन हुक्मरान मुइज़्ज़ुद्दौला अहमद बिन बुया, इसका दौर हुकूमत है 945 ईस्वी से 967 ईस्वी तक, 967 ईस्वी। तो ये इसका दौर हुकूमत है मुइज़्ज़ुद्दौला का। ये इसका नाम था अहमद बिन बुया। हमने
एक वीडियो किया था जिसमें तारफ़ करवाया था आले बुया का, जो हुक्मरान थे पर्शिया के ऊपर, शिया हुक्मरान। तो वहाँ पर हमने पूरी डिटेल इनकी बयान की है। तो मुइज़्ज़ुद्दौला अहमद बिन बुया की सरपरस्ती में मसूदी ने तारीख़ लिखी थी। इससे आपको पता चला कि ये जो मुइज़्ज़ुद्दौला था अहमद बिन बुया, जो बुया ख़ानदान का बहुत बड़ा हुक्मरान था इराक़ में, बगदाद में इसका दारुल हुकूमत था, तो उसकी ज़ेरे सरपरस्ती इन्होंने हिस्ट्री मुरतब की थी। तो पूरी उनको आशीर्वाद हासिल थी मसूदी को, मुइज़्ज़ुद्दौला की। ये बहुत मुतअस्सिब शिया थे और इन्होंने जब ये हुकूमत में आए तो उन्होंने शिया मसलक को फोर्सफुली इम्प्लीमेंट किया और उससे फिर बगदाद में, इराक़ के अंदर ख़ास तौर पर बगदाद में फ़िरका वाराना फसादात फूटे और बड़ी खूनरेज़ी भी हुई। तो इन्होंने फिर इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया मसूदी को। तो मसूदी ने इन्हीं बादशाह की सरपरस्ती में हिस्ट्री लिखी थी। तो इससे आपको इनकी हिस्ट्री का एक अंदाज़ा होगा कि किस अंदाज़ की होगी। तो ये जो मसूदी हैं, इन्होंने उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटे अब्दुल्ला, जो रुकैया बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदा हुए और नवासा रसूल थे, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया हैं, वो उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी। उनसे एक बेटा पैदा हुआ अब्दुल्ला बिन उस्मान। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी नवासा थे। तो ये जो उनके नवासा थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उनके मुतल्लिक शराबी और जानी होने और हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर देने के किस्से मसूदी ने बयान किए। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि मसूदी का मसलक या उनका वो जो उनकी जो ज़हनी हालत थी मजहबी एतबार से क्या थी, कि वो किस तरह के किस्से बयान कर रहे थे। तो ये मैंने दो एग्जाम्पल दी, एक तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की, जो उस्मान के बेटे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी रुकैया से पैदा हुए थे, अब्दुल्ला उनका नाम है, अब्दुल्ला बिन उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु। तो उनके मुतालिक इन्होंने शराबी और ज़ानी होने का, और दूसरा वाक़या है हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए जहर दिलवाने का। ये जो वाक़या है, ये जो किस्सा है, इन्होंने मसूदी ने बयान किया अपनी हिस्ट्री के अंदर। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि मसूदी किस पाए के मुअर्रिख़ थे, काबिल एतमाद थे या नहीं थे। इस चीज़ का आपने ख़ुद फैसला करना है। तो इन्होंने लिखा कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी जादा बिनते अल अशस, ये जादा बिनते अशस जो हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो बीवी थी, ये एक्चुअली सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की भांजी थी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की भांजी थी जादा बिनते अशस, और उनकी शादी हुई थी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बड़े भाई हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से। तो ये जादा उनकी हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी। तो मसूदी ने ये किस्सा वज़ा किया कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जादा बिनते अशस से मिलकर हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर दिलवाया, यानी बीवी ने अपने खामन को जहर दिया। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी ने, जादा बिनते अशस ने, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के कहने पर अपने खामन हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर दिया। ये किस्सा मसूदी ने बयान किया। अंदाज़ा लगा रहे हैं आप। और इस तरह उन्होंने दो अशख़ास से अपना बुग़्ज़ निकाला। एक तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की भांजी को, चूँकि वो भांजी थी हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो बीवी थी, तो एक तो उन्होंने उनसे सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ निकाला। दूसरा उन्होंने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से बुग़्ज़ निकाला कि उन्होंने उनकी बीवी से मिलकर हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर दिलवाया। तो बीवी ने अपने खामन हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को जहर दे दिया, जिससे वो उनकी डेथ हो गई। तो ये वाक़या मसूदी ने बयान किया। बाद में फिर अहले सुन्नत ने क्या किया कि ये वाक़या तो बिल्कुल झूठा था। हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की डेथ तो हुई तभी तरीके से, और हिस्ट्री में ये आता कि वो तपे दक से उनकी वफ़ात हुई थी, कोई उनको जहर नहीं दिया गया था। इसी हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ है ये। लेकिन मसूदी ने ये चीज़ बयान की। तो इस तरह से ये वाक़या फिर ये आगे मशहूर हुआ। जब ये अहले सुन्नत के पास आया, उन्होंने फिर इसके अंदर थोड़ी सी अमेंडमेंट कर दी। वो अमेंडमेंट ऐसे की कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु चूँकि साहबी हैं, तो उन्होंने फिर ये उनके साहबी होने की वजह से ये जहर देने का इल्ज़ाम मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की बजाय उनके बेटे यजीद पर लगा दिया, जबकि यजीद अभी खलीफा बने ही नहीं थे।
दौर हुकूमत उस वक्त मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का था। जब हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की डेथ हुई है तो उस वक्त मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर हुकूमत चल रहा था, यजीद का दौर हुकूमत नहीं था। तो उन्होंने तो फिर भी मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु पे इल्ज़ाम लगाया, क्योंकि उस वक्त अहद हुकूमत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का था, हुकूमत उनकी थी। तो उनकी हुकूमत में हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की डेथ हुई तो उन्होंने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर इल्ज़ाम लगाया मसूदी ने। जब अहले सुन्नत आए मर्रखीन, उन्होंने फिर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की सहाबियत की वजह से ये इल्ज़ाम उनसे हटाकर यजीद को उसमें लपेट दिया कि उन्होंने जहर दिलवाया। ये दोनों इल्ज़ाम ही गलत हैं, यानी बजाय इसके कि वो वाक़या का इनकार करते कि ये वाक़या ही गलत है, उन्होंने उल्टा मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बजाय इल्ज़ाम को यजीद के सर थोप दिया। तो ये चीज़ इस तरह से हिस्ट्री में ये चीज़ें हुई हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल नहीं है कि हमारी हिस्ट्री की फार्मेशन कैसे हुई है, कैसे वाक़यात वज़ा किए गए, किस तरह फिर फैलाए गए। और ये सारी की सारी मजहबी दास्तानें हैं जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ लिखी गई, बुग़्ज़ के अंदर लिखी गई, अदावत के अंदर मुरतब की गई, इस तरह के किस्से और फिर फैलाए गए, मशहूर किए गए। जज्बात को उभारा गया, जज्बात को किसी के हक़ में उभारा गया, किसी की मोहब्बत में उभारा गया या किसी की नफ़रत में उभारा गया। ये मोहब्बत और नफ़रत कुछ शख्सियात से पैदा करके फिर उनको लोगों को आपस में फ़िरका वारियत की रूह से उनको लड़ाया गया। तो इस तरह से ये हिस्ट्री ने काम ही ये किया कि फ़िरका वारियत फैलाई, ये फ़िरके बने और फ़िरकों से फिर लोगों के अंदर नफ़रत और अदावत जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ पैदा होने लगी। ये चीज़ें इस तरह से हुई हैं। तो मसूदी के मुतालिक एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं अल्लामा अली अहमद अब्बासी। तो ये बड़े रिसर्चर हैं और इनकी बड़ी तहकीक से इन्होंने लिखा, बड़ी तहकीकी काम किया इन्होंने हिस्ट्री के ऊपर। ये मसूदी के बारे में कमेंट करते हैं, लिखते हैं क्या, वो लिखते हैं कि अब आते हैं वो असहाबे किज़ब व इफ्तरा जिन्होंने खालिस सबाई मकासद के तहत तसनीफ़ व तालीफ़ का पेशा इख्तियार किया। ये इसके मुतालिक लिख रहे हैं मसूदी के मुतालिक। मसलन मसूदी कि उस शख्स को ना रिवायत से बहस है ना दिरायत से। दिरायत कहते हैं किसी भी रिवायत को अकली तौर पर परखना कि आया वो अकली तकाज़ों के ऊपर पूरी उतरती भी है नहीं उतरती। एक तो रिवायत होती है ना, रिवायत के अंदर तो किस्सा चल रहा होता है, एक स्टोरी चल रही होती है, उसको रिवायत बोलते हैं। अब ये स्टोरी जो है अक्लो फ़िक्र की रूह से पूरी उतरती भी है कि नहीं, इसको रिवायत का जो इल्म है असूल रिवायत, उसके अंदर उसको कहते हैं दिरायत, असूल दिरायत। तो दिरायत होती है रिवायत को अकली तौर पर परखना कि ये रिवायत अक्ल व फ़िक्र की रूह से सही है, हो सकती है कि नहीं हो सकती, इसको दिरायत बोलते हैं। दाल के साथ है, दाल के नीचे ज़ेर है, दिरायत। तो ये कह रहे हैं कि इस शख्स को ना रिवायत से कोई गरज है और ना ही इसको कोई दिरायत से गरज है, यानी ना ही ये अकली तौर पर किसी चीज़ को जांच पड़ताल करके किसी चीज़ को पेश करते हैं। बस जो इनके मज़हब को चीज़ तक़वियत देती है उसी को पेश कर देते हैं, वो कितनी ही गलत और झूठी क्यों ना हो। तो कहते हैं कि मसलन मसूदी के उस शख्स को ना रिवायत से बहस है ना दिरायत से। मैंने दिरायत का मतलब आपको समझाया क्या है, बल्कि अदल के साथ वो कोई बात खुश दिली से नहीं कह सकता, यानी जो भी कहता है कहीं भी वो अदल से काम नहीं लेता, मसूदी के मुतालिक कह रहे हैं। तो उसका मकसद तसनीफ़ व तालीफ़ से महज ये नज़र आता है कि किसी तरह अखलाफ को असलाफ से बरगश्ता करके उम्मत की तारीख़ में हर मुमकिन खला पैदा करे। ये अखलाफ क्या होता है, पिछले लोग, और असलाफ क्या होता है, जो पहले लोग गुज़र चुके हों। तो वो असलाफ हो गए। जो असलाफ के बाद आते हैं उनको अखलाफ बोलते हैं। ये चूँकि मैं इसलिए कहता हूँ कि मजहबी किताबें बड़ी मुश्किल होती हैं, तो हमने तो अपनी किताब को बड़ा इजी, ये जो अज़मत रफ्ता मेरी किताब है, इसको तो हमने बड़े इजी अल्फाज से, यही वजह कि जब इसमें मुश्किल अल्फाज आए हैं तो हमने ब्रैकेट में उनके मीनिंग भी बताए हैं कि दिरायत क्या होती है, असलाफ क्या होते हैं, और ये जो इस तरह की जितने भी अल्फाज हैं उसके मीनिंग हमने बताए हैं कि इनके मीनिंग क्या है।
तो ये कहते हैं कि अखलाफ जो है यानी पिछले लोग जो हैं उनको असलाफ से मुतनफ़र करने के लिए इन्होंने बग़ैर किसी अदल से काम लिए इन्होंने अपनी तहरीरें लिखी, कहीं भी अदल से काम नहीं लिया, तो उम्मत की तारीख़ में हर मुमकिन खला पैदा किया। तो ये इनकी किताब है हज़रत मुआविया की सियासी ज़िंदगी, इसका सफ़ा नंबर है 25। तो इसके अंदर ये हवाला है जहाँ हमने पेश किया। तो ये हैं वो बुनियादी मौरख़ीन। बाद में जो भी मौरख़ीन आए, खा वो अहले सुन्नत हों या अहले तशी, उन सब का मिदार इन्हीं किताबों के ऊपर है जिनका हमने तारफ़ अपने इन वीडियोज़ में कराया है। ये 16वां वीडियो होगा जो आज हम कर रहे हैं इस वक्त। तो यहाँ पर बेसिक हिस्टोरियन कंप्लीट हो जाते हैं मसूदी के ऊपर। तो इसके बाद फिर जितनी भी हिस्ट्री लिखी गई मसूदी के बाद, ये 10वीं सदी ईस्वी के है ना मसूदी, मैंने अभी बताया। तो इसके बाद अब तक ये 20वीं 21वीं सदी आ रही है, 1100 साल हो गए। जितनी भी हिस्ट्री लिखी जा रही है इन्हीं को कॉपी करके लिखी जा रही है, जिनका हमने इन 15 वीडियोस के अंदर तारफ़ करवा दिया। ये टोटल 15 वीडियोस बनेंगे, तो इनके अंदर हमने इनका तारफ़ करवा दिया है 15 या 16, ग़ालिबन 15 हो चुके हैं, तो ये फिर 16वां वीडियो होगा। तो यहाँ तक ये पूरे ये बेसिक हिस्टोरियन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब जितने भी मौरख़ीन आए हैं इन 1100 सालों में, वो अहले तशियों के हों या अहले सुन्नत के हों, उनका सोर्स यही बेसिक हिस्टोरियन है। यहीं से हिस्ट्री आगे चलती है, वो शिया हिस्ट्री हो या सुन्नी हिस्ट्री हो, इन्हीं से चलती है आगे। तो इन्होंने जो भी लिखा उसको उन्होंने वो अपनी किताबों के अंदर दर्ज कर रहे हैं। इनमें एक मौरख़ ज़रा मुनफरिद है, वो भी सुन लें कौन है। वो है इब्ने खल्दून। इब्ने खल्दून ने मुकदमा लिखा, मुकदमा तारीख़। वो इंतहाई साइंटिफिक असूलों के ऊपर लिखा कि हिस्ट्री की फार्मेशन कैसे होती है, हिस्ट्री लिखने के असूल क्या हैं। वो बड़े ही ज़बरदस्त थे। तो वो आज भी एक शाहकार माना जाता है हिस्ट्री के इल्म के ऊपर कि हिस्ट्री को कैसे लिखा जाए, उसको कैसे मुरतब किया जाए, क्या असूल होने चाहिए, क्या कवायद और ज़वाबित होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने अपने मुकदमे के अंदर लिखी। लेकिन जब उन्होंने हिस्ट्री लिखी, ये तो उनका मुकदमा है ना जिसके अंदर उन्होंने हिस्ट्री की पूरी साइंस बयान की कि हिस्ट्री कैसे लिखी जानी चाहिए, लेकिन अंदर हिस्ट्री उन्होंने वही लिखी जो इब्ने इसहाक की है, जो वाक़दी की है, जो तबरी की है, जो कल्बी की है, वही उन्होंने हिस्ट्री ज़ाहिर उन्होंने वही लिखनी थी, अंदर वही लिखी। लिहाजा अब तारीख़ इब्ने खल्दून इतने बड़े मौरख़, इतने बड़े मुहक्किक, अगर आप उनकी भी हिस्ट्री उठाएंगे तो उसके अंदर भी वही कुछ है जो इब्ने इसहाक ने लिखा, जो वाक़दी ने लिखा, जो इब्ने हिशाम ने लिखा, जो मुफस्सर मौरख़ कल्बी ने लिखा, वही चीज़ें इन्हीं की भी हैं। इन्होंने उन्हीं को ही कॉपी किया है। लेकिन इनका जो मुकदमा तारीख़ है, जो मुकदमा है, वो बड़ा ही शानदार है, शाहकार है। हिस्ट्री कैसे मुरतब करनी चाहिए वो सारा कुछ उसके अंदर है। लेकिन जब हिस्ट्री उन्होंने लिखी तो उन्होंने खुद उसका ख्याल नहीं रखा, वही चीज़ें बयान करते चले गए जो इब्ने इसहाक, वाक़दी और तबरी वगैरह ने बयान की थी। तो वही चीज़ें उन्होंने बयान कर दी। हमने अपनी किताब अज़मत रफ्ता के अंदर ये चीज़ की है कि जो गलती इब्ने खल्दून ने की, हमने कोशिश की से उससे बच जाए। वो क्या कि हमने हिस्ट्री से वो मवाद उठाया जो कुरानी हक़ाइक़ के ज़्यादा करीब तर हो सकता है, हमने वो मवाद उठाया है। तो इससे थोड़ा सा ये काम मुनफरिद हो जाता है कि हमने बिल्कुल उनको बिल्कुल यूँ कह लें कि काबिल एतमाद समझकर उनकी हर बात को बिल्कुल सच्चा समझकर नहीं लिख दिया, बल्कि वो चीज़ें हिस्ट्री का सिर्फ उतना मवाद उठाया है जितना मवाद कुछ बेहतर हो सकता है। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कुछ बेहतर हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो 100% सही है, नहीं, कुछ बेहतर हो सकता है, क्योंकि 100% हिस्ट्री सही नहीं है। हमने उसमें से कुछ बेहतर मवाद जो है वो अज़मत रफ्ता के अंदर उठाया है। तो जो सही चीज़ है वो तो सिर्फ किताबुल्लाह है, जो डेफिनेट सही है, हक है, उसके अंदर कोई बातिल नहीं है, वो सिर्फ किताबुल्लाह है।
किताबुल्लाह के अलावा कोई भी इंसानी किताब वो इंसानी काविश है, उसके अंदर अच्छा भी हो सकता है, उसके अंदर बुरा भी हो सकता है, लेकिन वो डेफिनेट नहीं हो सकता। हिस्ट्री डेफिनेट नहीं हो सकती। ये तो 300 साल वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 300 साल बाद लिखी गई। सहाबा इकराम का दौर भी ख़त्म हो गया था। लिखने वाले सहाबा इकराम के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना वो हम नस्ल थे, ना उस दौर के यानी हम असर थे, ना वो ऐनी शाहिद थे, कुछ भी नहीं थे। ये सारी चीज़ें पर्शिया के अंदर सुन सुना कर उन्होंने लिखी। तो ये अंदाज़े हैं, इनमें कोई चीज़ें में भी कुछ सही भी हो सकती हैं, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर। तो डेफिनेट नहीं है ये हिस्ट्री। हमने इसी हिस्ट्री को उठाया है जो कुछ बेहतर हो सकती है, सही वो भी नहीं है। ये चीज़ ज़हन में रखें। तो इस तरह से अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आप रखेंगे तो फिर आपको कुरान भी समझ आ जाएगा और इस हिस्ट्री का भी कुछ समझ आ जाएगी कि एक्चुअली इसका स्टेटस क्या है। मेरी इस किताब का लिखने का मकसद यही है कि आप हिस्ट्री को डेफिनेट ना समझ लें, इसको वो मकाम दें जो एक हिस्ट्री का होना चाहिए, लेकिन हमारी हिस्ट्री का वो मकाम भी नहीं है जो एक हिस्ट्री का होना चाहिए, इसलिए कि ये मजहबी किस्से हैं। और दुनिया में याद रख लें, कोई भी किसी भी मज़हब की हिस्ट्री होगी वो सच नहीं होगी। ये असूल ज़हन में रख लें। यहूदी मसलक की हिस्ट्री हो, क्रिश्चियन मसलक की हिस्ट्री हो, हिंदू मसलक की हिस्ट्री हो, जो उन्होंने अपने अपने मसलक के लिए हिस्ट्री लिखी है, ये सही नहीं है। यहाँ तो ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान स्टडी, मुताला पाकिस्तान जो हमारे स्कूलों के अंदर पढ़ाया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर वो निसाब में शामिल है, वो भी सही नहीं है। तो मजहबी हिस्ट्री कैसे सही हो सकती है? रिलीजियस हिस्ट्री, उसके तो अंदर बहुत सारी चीज़ें बाइस हैं, बहुत सारी चीज़ें पार्शल होती हैं। हर मजहबी पेशवाओं ने अपने अपने मजहबी मफाद के लिए उस हिस्ट्री को लिखा होता है, मुरतब किया होता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हैं, ये फैक्ट्स आपने अपने सामने रखने हैं। तो फिर आप किसी तरह से आप के अंदर ये चीज़ पैदा होगी, आप सोचने समझने के काबिल हो सकेंगे। तो आज ये बेसिक हिस्टोरियन का इंट्रोडक्शन क्लोज हुआ इस वीडियो के ऊपर। तो इसको अगर नहीं देखा तो वो पीछे से पूरे वीडियोस देखें ताकि आपको बेसिक हिस्टोरियन का पता चले। तो उम्मीद है मेरे वीडियोस से आपको हिस्ट्री को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ये मैक्सिमम ये चैनल ग्रो हो और लोगों तक कुरान का मैसेज पहुँचे। शुक्रिया।